अच्छा, ये जो बात है ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट के हवाले से, इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। और हमने देखा है कि आज से अगर 10 साल पहले की बात करें या 15 साल पहले की बात करें, एडिक्शन ट्रीटमेंट जो इंडस्ट्री थी वो डेवलप हो रही थी पाकिस्तान में। और अभी काफ़ी हद तक लोग उस तरह ट्रेंड भी नहीं थे। चंद प्रोफेशनल थे पाकिस्तान में जो एक अच्छा रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम रन कर रहे थे। लेकिन फिर हुआ क्या कि बहुत सारी ट्रेनिंग्स आ गई मार्केट में। कुछ इंटरनेशनल इदारों ने ट्रेनिंग्स की, जैसे यूनिवर्सिटी ने ट्रेनिंग की और उन्होंने एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को लॉन्च किया पाकिस्तान में। और हमेशा ये एडवोकेट किया गया कि जो ट्रीटमेंट मॉडल है वो उसको फॉलो किया जाए, जिस जो रिजल्ट ओरिएंटेड है। और वैसे भी हम जानते हैं कि दुनिया भर में 2-3 किस्म के मॉडल या उससे भी ज़्यादा मॉडल जो है वो एडिक्शन ट्रीटमेंट में रन हो रहे हैं। लेकिन 12 स्टेप ऑब्वियसली एक टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है, और जो ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है, जिसमें ज़्यादा जो रिकवरी रेट है बहुत अच्छे हैं। तो बहुत सारी ट्रेनिंग्स आ गई पिछले 10 साल में, और उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो उन ट्रेनिंग से ज्वाइन किया। मैं भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स कराता रहा, और हमें पता है कि जो आगे ऑडियंस बैठी है उनमें बहुत सारे लोग हैं, वो बड़े काबिल लोग होते हैं। कुछ लोगों का बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन जब मार्केट में लोग जाते हैं, उनमें से जो अच्छी तालीम वाले या अच्छे बैकग्राउंड वाले या एक सॉलिड नॉलेज रखने वाले लोग जब ड्रग रिहैबिलिटेशन में आते हैं, तो वो अच्छे काम कर रहे होते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट सेंटर्स लॉन्च हो गए जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। और कुछ अर्सा पहले एक डॉक्टर थी, डॉक्टर आसमा हमायूं, उन्होंने डॉन में आर्टिकल भी लिखा था कि अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री है ये जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रहे। इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी का वजूद आया यहाँ पे इस्लामाबाद में। और ख़ासतौर पे जब एक ड्रग एडिक्ट ने एक मासूम लड़की का मर्डर कर दिया इस्लामाबाद में, तो उसके बाद IHRA काफ़ी एक्टिव हुआ और उन्होंने बहुत सारे ट्रीटमेंट सेंटर्स को जो विजिट्स किए और उनके SOPs बनाए, और उनमें से बहुत सारों को उन्होंने सील भी किया जो बिलो द एवरेज काम कर रहे थे। लेकिन बहुत सारे सेंटर्स को उन्होंने अप्रिशिएट भी किया और उनको उन्होंने फर्दर प्रमोट भी किया। लेकिन जब ये बात फैमिलीज तक जाती है, तो फैमिलीज जो नशे के इलाज को इसलिए नहीं अपना रहे होते कि उनको कोई अ, कोई ट्रीटमेंट का पता होता है, क्योंकि नॉलेज उस तरह नहीं है, तालीम उस तरह नहीं है। और वालिदैन जब नशे के हाथों एक जो मजबूरियां सह रहे होते हैं, और उनका एक लव्ड वन जब नशे के हाथों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुला होता है, तो वो उस वक्त किसी भी आसरे में, किसी भी सहारे में अपनी आफियत ढूंढते हैं। और उन्हें लगता है कि जो भी करीबी सेंटर है वहाँ पे इलाज किया जा सकता है, ताकि वालिदैन को चूँकि नॉलेज नहीं होता, उनको तालीम नहीं होती कि नशे का इलाज होता कैसे है, इसमें ट्रीटमेंट मॉडल्स क्या रन होते हैं। इसीलिए तो दुनिया भर में बुक्स लिखी जाती हैं कि नशे के इलाज को समझना ज़रूरी है। और वालिदैन को चूँकि इसका अभी आइडिया नहीं होता, और वो मुसीबत में घिरे होते हैं, और उस वक्त जब उन्होंने इलाज हासिल करना होता है, तो उस वक्त उनके लिए वो इम्पोर्टेंट भी हो चुका होता है और वो अर्जेंट भी हो चुका होता है। तो इस वजह से उनको बाज़ दफ़ा क्राइसिस आते हैं, वो गलत फैसले भी कर देते हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसे प्रोफेशनल्स के हत्थे भी चढ़ जाते हैं जहाँ उनको अच्छा एक प्रॉपर एविडेंस बेस्ड इलाज नहीं मिलता, रिकवरी रेट अच्छा नहीं होता, या पेशेंट की ग्रूमिंग उस तरह रिहेबिलिटेशन में नहीं हो पाती। तो इस तरह रिहैब इंडस्ट्री बदनाम होती है। हम सब इस फील्ड में अपनी ज़िंदगियां दी हैं, हमने इस फील्ड को अपनाया है, और हमने इस फील्ड की गहराइयों तक गए हैं। और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जब तक आपका किताब का साथ रहेगा ड्रग रिहेबिलिटेशन में, आप अच्छी प्रैक्टिस करते रहेंगे और कामयाबी से आगे चलते रहेंगे। ये भी देखा गया है कि ड्रग एडिक्शन इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले लोग किताब से अपना रिश्ता तोड़ देते हैं। और जब वो किताबें पढ़ना छोड़ देते हैं, जब वो नई जो इनोवेशंस आ रही हैं
ریہیبلیٹیشن انڈسٹری کے اندر یا ڈیٹاکسیفیکیشن کے لحاظ سے اس سے وہ باہر ہو جاتے ہیں اور اس کو پڑھتے نہیں ہیں، تو وہ پرانی ہی پریکٹسز کرتے رہتے ہیں جو آج سے 10 سال پہلے چلی جا رہی تھیں کہ مریضوں کو ایک بلڈنگ میں بند کر دینا ہے، کمروں میں بند کر دینا ہے، ان کو بعض دفعہ اتنی اسٹرانگ اینٹی سائیکوٹکس دیتے رہنا ہے. خاص طور پہ سیرینس بہت بدنام ہے اس سلسلے میں کہ پیشنٹس کو ای پی ایس بھی ہو رہے ہیں اور ان کو جو اینٹی سائیکوٹک کے باقی سائیڈ افیکٹس ہیں وہ ان سے وہ گزر رہے ہیں، لیکن ان کا ڈوپامین اتنا لو رکھا جاتا ہے کہ بعض دفعہ پیشنٹ جو ہے وہ فیوچر میں جا کے بھی اتنا لو ڈوپامین کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض کیسز میں ان کا ڈوپامین کافی جب اینٹی سائیکوٹک ہٹا رہے ہوتے ہیں تو کافی اسٹرانگ بھی ہو جاتا ہے. دوائیاں دے کے صرف مریض کو ڈاؤن کر دینا اور مریض کو صرف گھر والوں سے نہ ملانا کہ گھر والے پریشان ہو جائیں گے، یہ ڈرگ ایڈکشن ٹریٹمنٹ نہیں ہے، یہ کنفائنمنٹ ہے. اور کنفائنمنٹ میں دنیا بھر میں اس کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے. پاکستانی ڈرگ ریہیبلیٹیشن یونیورسٹی نے اس ایک جو ایک کریٹ ہو چکا ہے ایک پرسیپشن کہ ڈرگ ریہیبلیٹیشن انڈسٹری پاکستان میں اس طرح ایویڈنس بیس پریکٹس نہیں کر رہی، تو ہمیں اس سے باہر نکلنا ہے. آپ اگر پروفیشنل ہیں تو کتاب سے رشتہ جوڑیں، اگر آپ پروفیشنل ہیں تو آپ اپنی جو ٹریننگز اپنی گرومنگز ان کو انہینس کرتے رہیں. پاکستان میں بہت سارے ٹریننگز ہیں، UNODC کرا رہا ہوتا ہے ٹریننگ، بہت سارے ٹریننگ پرووائڈرس ہیں جو گلوبل پلان کے بہاف وہ ٹریننگز کرا رہے ہیں. کوئی بھی آپ کو ٹریننگ پرووائڈر کبھی ایویڈنس بیس پریکٹس سے ہٹ کے علاج فراہم کرنے کی بات نہیں کرے گا. ہمیشہ وہ موٹیویٹ کریں گے، ہمیشہ وہ ایڈوکیٹ کریں گے، ہمیشہ وہ انکریج کریں گے کہ آپ ایویڈنس بیس پریکٹس کی طرف آئیں. تو مقصد آج اس لحاظ سے ہائی لائٹ کرنا تھا چیزوں کو کہ پاکستان میں ڈرگ ریہیبلیٹیشن انڈسٹری کی عزت کیسے بحال ہو. تو اس کو بحال کرنے کے لیے ایک تو پروفیشنل باڈیز جو ہیں ان کو آپس میں مل کے بیٹھنا ہے، اور ایسے لوگ جو ہمارے ہی کولیگس ہیں اور ایویڈنس بیس پریکٹس نہیں کر رہے ان کو شرمندہ نہیں کرنا، لیکن ان کو تعلیم دینی ہے، ان کو گائیڈ کرنا ہے تاکہ وہ بھی اچھا علاج فراہم کر سکیں اور لوگوں کی زندگیاں بدل سکیں. تھینک یو ویری مچ.